क्लास स्टूडेंट्स। बेटा हम 16 ग्रुप को डिस्कस कर रहे थे और ऑक्सीडेशन नंबर को लेके हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर को लेके मैंने ये आपको बताया है कि इस ग्रुप के एलिमेंट्स -2, +2, +4 और +6 ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। जिसमें हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन सिर्फ 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, -2 एंड +2 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल। ठीक है, अच्छा हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो और एलिमेंट्स की बात करें तो जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से शो नहीं करते हैं। +6 क्यों नहीं करते? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन d में जंप नहीं कर पाते, इसलिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आती है। अब बात है एनामोलस प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एनामोलस प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखो ऑक्सीजन का भी साइज बहुत स्मॉल है। ऑक्सीजन की जो है साइज स्मॉल होने के साथ इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इट शो एनामोलस प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन एनामोलस प्रॉपर्टीज शो करता है, ये आपके सामने है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि H2O लिक्विड है और H2S गैस है, इसका रीजन बताइए क्या है। वापस मैं बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन है H2O इन लिक्विड फेज गैसेस फेज में, इसका रीजन बताना है। इसका रीजन यह है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्टेबिलिटी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस डिपेंड करती है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे। देखो अगर मैं कहूँ इन दोनों में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ज़्यादा होने के कारण वाटर जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ये बना आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं और पास आने से लिक्विड स्टेट आती है। ठीक है, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर पाते, और इसीलिए जो H2S के मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते हैं, इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता और ये गैसियस स्टेट में रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा कि वाटर जो है वो लिक्विड है और H2S गैस है, इसका रीजन बताओ। तो देखो एनामोलस प्रॉपर्टी मैंने बोली थी कि ऑक्सीजन का साइज स्मॉल है, दूसरा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, और ये जो है ऑक्सीजन से रिलेटेड जो कंपाउंड है वाटर वो लिक्विड फेज में आ रहा है, H2S गैस में है। तो ये एक्सेप्शनल या एनामोलस बिहेवियर के कारण ही लिक्विड फेज में आ रहा है। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं हम रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। तो अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो कौन कौन से कंपाउंड बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो अगला टॉपिक जो है वो है नेक्स्ट रिएक्टिविटी विथ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं तो ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है, इस ग्रुप के एलिमेंट। तो ऑक्सीजन का जो हाइड्राइड है वो है H2O, सल्फर H2S, सेलेनियम है H2Se, H2Te और H2PO पॉलीमर। अप टू डाउन स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस। आपको अच्छे से पता है क्यों डिक्रीज होती है? ड्यू टू इंक्रीज बॉन्ड लेंथ। अगर हम कहें तो ऑक्सीजन और वाटर में जो है, ये देखो ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है मान लो,
तो यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है वो यही रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम टेलरियम पे आए, हम पोलोनियम को भी नहीं लें क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो देखो टेलरियम का साइज इंक्रीज होने के कारण जब ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा तो ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। जितना मैंने पहले भी बोला है, सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो उसकी लेंथ पे डिपेंड करती है। स्मॉल लेंथ वाले जो एलिमेंट है, स्मॉल लेंथ वाले जो सिग्मा बॉन्ड है वो ज़्यादा स्टेबल है, जबकि जब लार्ज लेंथ आ जाती है, लेंथ बड़ी हो जाती है, तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। कम स्टेबल होने के कारण इजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन आयन रिमूव हो जाता है और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि इफ़ वी मूव अप टू डाउन इन हाइड्राइड्स, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजेस बॉन्ड लेंथ। अच्छा, हाइड्रोजन इजीली रिमूव होगा तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। अगर ये दूसरों को हाइड्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। इसी कारण जब स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है तो मतलब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, यानी ये दूसरों को इजीली हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें तो हम बात करते हैं ऑक्साइड्स की, ठीक। तो ऑक्साइड्स देखो कौन कौन से ऑक्साइड्स बनते हैं यहाँ पे विद ऑक्सीजन। देखो यहाँ डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड दोनों बन सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये बना ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड है वो बना O2 और O3, ये ऑक्साइड ही है, ठीक है। सल्फर का ऑक्साइड बना SO2 SO3, सेलेनियम का भी बनेगा SO2 सेलेनियम ऑक्साइड, सॉरी सेलेनियम Fe3, ऐसे ही टेलरियम का भी बन सकता है TeO2 और TeO3, ये ऑक्साइड्स बनेंगे। अगर ये ऑक्साइड्स बनते हैं तो यहाँ हमें एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होगी। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ये +4 और ये +6, ठीक है। अच्छा, यहाँ निकालूं तो भी वही सेम +4 और +6, +4 और +6, ठीक है। +6 वाले जो है टेलरियम ट्राइऑक्साइड जो है वो स्टेबल नहीं होते, क्योंकि आपको पता है अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो स्टेबिलिटी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज होती जाती है। यानी टेलरियम ऑक्साइड ये कोशिश करता है कि टेलरियम डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, यानी +6 से +4 में आने की ये पूरी कोशिश करते हैं। यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होना मतलब खुद का क्या कराना, रिडक्शन कराना। और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, खुद का रिडक्शन कराए तो ये एजेंट कौन से होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, टेलरियम ट्राइऑक्साइड। इसके अलावा टेलरियम डाइऑक्साइड भी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकता है, क्योंकि टेलरियम डाइऑक्साइड में अभी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4। ये +4 से अगर +2 में आता है, देखो टेलरियम +2 +4 +6 शो करता है, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है, खुद का रिडक्शन करा रहा है, और रिडक्शन करा रहा है तो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक क्वेश्चन आता है आपको, अच्छा एक ये ऑक्साइड्स के बारे में बता दूं, इफ वी मूव अप टू डाउन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो ये ऊपर वाले जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के हैं, नीचे वाला जो मेटेलिक ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर का, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं ऑक्साइड में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है
कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। इसका रीजन बताइए। तो देखिए SO2 में अभी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 सल्फर की, और सल्फर +2 +4 +6 शो कर सकता है। तो अगर ये +4 से +2 में आते हैं या +4 से +6 में आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर डिक्रीज करते हैं तो मतलब क्या होता है, रिडक्शन, और अगर इंक्रीज करते हैं तो मतलब होता है ऑक्सीडेशन। जिसका रिडक्शन होता है वो एजेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट है रिड्यूसिंग एजेंट। यानी SO2 दोनों तरह से बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो ये क्वेश्चन SO2 को लेके आता है कि ये दोनों तरह से कैसे बिहेव करता है, जो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है। अच्छा, एक ही एलिमेंट के दो ऑक्सीडेशन स्टेट हो, मान लीजिए मैं यहाँ की बात करूँ कि इनमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है। तो पिछली बार मैंने आपको रीजनिंग समझाई थी, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले एलिमेंट्स एसिडिक नेचर के होते हैं। तो SO2 और SO3 में यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले नेचर में कैसे होंगे, एसिडिक। इसीलिए SO3 एसिडिक नेचर का कहलाता है। तो यहाँ पे ये बात समझ में आई आपको ऑक्साइड्स को लेके। अब हम बात करते हैं हैलाइड्स को लेके। ठीक है, तो हैलाइड्स रिएक्टिविटी विद हैलाइड्स। ठीक है, अगर हम कहें यहाँ कितने टाइप के हैलाइड्स बनते हैं, तो यहाँ पे 3 टाइप्स के हैलाइड्स बनते हैं। एक तो बनता है डाइहैलाइड, एक बनता है टेट्राहैलाइड, और एक बनता है हेक्साहैलाइड। ये 3 तरह के हैलाइड्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ वाले जो एलिमेंट्स हैं वो 3 तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +2 +4 और +6। ठीक है, +2 से बनेगा डाइहैलाइड, +4 से बनेगा टेट्राहैलाइड, और +6 से बनेगा हेक्साहैलाइड। ठीक है। अच्छा, फिर हम बात करें कि स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स कैसे दिखाएं, तो हम स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो हैलाइड्स है वो फ्लोराइड है, फिर उसके बाद में क्लोराइड है, फिर उसके बाद में ब्रोमाइड है, और सबसे कम स्टेबल है आयोडाइड। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड्स आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे ज़्यादा फ्लोराइड्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। अच्छा, हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो हेक्साफ्लोराइड स्टेबल हैलाइड्स हैं। ठीक है, ऑल हेक्साफ्लोराइड्स जो हैं वो गैसेस स्टेट में रहते हैं, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम हेक्साफ्लोराइड की बात करें तो SF6 ज़्यादा स्टेबल है HCl6 से। आपसे पूछते हैं इसका कारण बताइए कि ये ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ये कम स्टेबल क्यों है, फ्लोराइड की फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो देखिए इसका रीज़न ये है कि जब सल्फर 6 फ्लोरीन से बॉन्ड बनाता है ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको फ्लोरीन से, तो यहाँ 3 लोन पेयर होते हैं। अच्छा, हेक्साक्लोराइड्स बनाएगा तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। ये 3 लोन पेयर
है, ये 3 ठीक है। अब देखो ये स्टेबल है और ये स्टेबल नहीं है। इसका रीजन ये है कि फ्लोराइड एटम छोटा होता है एज कंपेयर टू क्लोराइड। अगर ये छोटा एटम है तो ये स्पेस ज़्यादा नहीं घेरेंगे और इनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन रहेगा, और डिस्टेंस मेंटेन रहेगा तो लॉन्ग पेयर रिपल्शन नहीं होगा, या होगा तो भी कम होगा, इसलिए स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी ड्यू टू हैविंग स्मॉल साइज ऑफ फ्लोराइड। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। लेकिन अगर मैं क्लोराइड की बात करूँ यहाँ पे, तो क्लोराइड का साइज बड़ा होने के कारण, ये साइज बड़ा होने के कारण लोन पेयर के बीच में डिस्टेंस कम रह जाती है, और डिस्टेंस कम रहती है तो यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होता है, और रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रहता है। इसीलिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू सल्फर हेक्साक्लोराइड। ठीक है बेटा, तो ये यहाँ भी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने आपको ये क्या क्या बताया। अब आपके बाद में जैसे क्वेश्चंस हैं, मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो आपके हैं H2S लेस एसिडिक एज कंपेयर टू H2P, ये क्वेश्चन है। हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे जो आपकी बुक की है। बुक में क्वेश्चन नंबर है ये एग्जाम्पल 7.11 का, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 7.11 बोल रहा है कि H2S लेस एसिडिक, ठीक है, और एज कंपेयर टू H2PE इट इज मोर एसिडिक। अब रीजन बताना है ऐसा क्यों हो। तो देखिए H2TE में यहाँ बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण, आपको मैंने अभी बताया था अप टू डाउन स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीज होती है। ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होने के कारण ये बॉन्ड ब्रेक जल्दी हो जाता है, और हाइड्रोजन आयन निकलेंगे तो बोलो ये मोर एसिडिक होगा ना। इसीलिए हम जब ऊपर से नीचे आते हैं तो हाइड्राइड्स का एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है सल्फर के इंपॉर्टेंट सोर्स बताइए। मैंने पिछले वीडियो में बताया सल्फर के सोर्स अनियन है, गार्लिक है, मस्टर्ड है, जिनमें बहुत पंजेंट स्मेल आती है, वो सब सल्फर के सोर्स है। जैसे एग है, एग भी सल्फर का सोर्स है। ठीक है, अच्छा और पूछा है कि राइट द इंडेक्स क्वेश्चन में मैं डिस्कस कर रही हूँ। इंडेक्स क्वेश्चन 13 मैंने बताया, 14 देखिए थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स की बात कीजिए 16 ग्रुप में। तो मैंने आपको बताया चाहे 15 ग्रुप हो चाहे 16 ग्रुप हो, अप टू डाउन स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ। तो स्टेबिलिटी को लेके हम पे बात हो गई, और स्टेबिलिटी से एसिडिक कैरेक्टर निकल के आता है। अगर स्टेबिलिटी ऊपर से नीचे कम होगी तो H+ आयन इजीली रिमूव होंगे, हाइड्रोजन आयन रिमूव होंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। तो सारी यहाँ एक जगह ही रीजनिंग निकल के आती है इन सब आंसर्स में। H2O लिक्विड, H2S गैस, इसका मैंने कारण आपको बताया कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, और स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होती है तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो मॉलिक्यूल है वो अगर पास आए तो लिक्विड फेज आते हैं। H2S में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा जितना मैं बताई जा रही हूँ। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमसे पूछिए, देखिए क्वेश्चन है इंडेक्स क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात करूँ, H3PO4 की बेसिसिटी बताओ। तो मैंने वीडियो बताया था H3PO4 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो फॉस्फोरस ऑक्सीजन से बॉन्डेड है। अब 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है तो 3 OH बॉन्ड बनते हैं, और जितने OH ग्रुप होते हैं उसकी बेसिसिटी होती है। तो यहाँ बेसिसिटी 3 है। और आपको मैं बता दूँ OH जो है वहाँ ही से H+ आयन लिबरेट होता है। तो अगर ये H+ आयन यहाँ से लिबरेट होता है यहाँ से, इसीलिए इसको ऑक्सा एसिड्स बोला गया है। ऑक्सा एसिड में यहाँ से ही H+ आयन ऑक्सीजन के पास वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है, इसलिए उसको ऑक्सा एसिड कहा गया है।
इसलिए ज़्यादा एसिडिक है, क्योंकि 3 OH से 3 H+ आयन निकलेंगे तो ज़्यादा एसिडिक होंगे और बेसिसिटी भी इसकी ज़्यादा है, 3 है इसकी बेसिसिटी। ठीक है। अच्छा, H3PO3 को हीट करते हैं तो क्या होता है? H3PO3 अगर हम देखें तो H3PO3 में आप अगर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो ये +3 है। फॉस्फोरस -3 भी शो कर सकता है और +5 भी शो कर सकता है, क्योंकि इस ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स 3 तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, -3, +3, +5। तो ये इसको जब हीट करेंगे, H3PO3 को जब हीट किया जाता है तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है और डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन से ये बनाता है H3PO4 प्लस PH3 बनाएगा और साथ में आपके यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 और ये PH3, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें +5 और यहाँ पे है -3, ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है तो उस रिएक्शन को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और क्यों शो करेगा? क्योंकि H3PO3 में फॉस्फोरस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी कर सकता है -3 और +5, और इसलिए जब उसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो दोनों तरह के कंपाउंड बनते हैं। कल बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रुप नंबर 16 के कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उनकी वही प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस देखेंगे। थैंक यू बेटा।